हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे मैक्स जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, तो वो अनाउंस हो चुकी है। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मैक्स जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए हैं। बेसिकली इस बार दो कैटेगरीज हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बैचलर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो हमारी वीडियो है ये स्पेशली जो है वो हमारे मास्टर्स और पीएचडी को जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं आपके लिए बैचलर्स में कैसे अप्लाई करेंगे उसका तरीक़ेकार भी आपको बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये देखें, ये हमारी जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एम्बेसी ऑफ जापान पाकिस्तान, ये इनकी वेबसाइट है। जैसे आप यहाँ पर गूगल में आके मैक्स जापानीज स्कॉलरशिप लिखते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पेज पे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट शो होगी, जो कि ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद आपको बेसिकली कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड शो होगा, जिसमें कुछ लिंक्स हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकी जो डेडलाइन है वो 31 मई है। तो आपके पास बहुत सारे दिन हैं और इसमें अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर कुछ नोट है, नोट में कह रहे हैं कि लार्ज नंबर की वजह से जो है वो हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको ही कांटेक्ट करेंगे फॉर इंटरव्यू एंड फर्दर प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ लिंक्स देखेंगे, कुछ डाउनलोड लिंक्स देखेंगे, जिसमें एप्लीकेशंस गाइडलाइंस हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है, रिसर्च प्लान है और मार्कशीट फॉर्म है। ठीक है, और पास्ट पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं। पहले हम जो है वो कुछ यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। उसके बाद में आपको बताता हूँ कि आपने फॉर्म को कैसे फिल करना है और ये जो इनका मार्कशीट का टेम्पलेट है वो कैसे फिल करना है आपने। तो सारा कुछ आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें सपोर्ट मिलती है। तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं इनिशियल स्टेज पे, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अब एक तो हो गया आपका मार्कशीट फॉर्म, एक आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, आपका रिसर्च प्लान और अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्री, होम सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम दी लास्ट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, 4 डॉक्यूमेंट्स हमारे ये हैं। बाकी जो 5वां डॉक्यूमेंट्स हैं वो है हमारा ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट का। ठीक है, और बाकी ये जो है वो रिकमेंडेशन लेटर है फ्रॉम द प्रेसिडेंट, डीन एंड द एकेडमिक एडवाइज़र एट द करंट और लास्ट यूनिवर्सिटी। आपने जो लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंड की थी, इन केस अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है वो बैचलर्स के रिकमेंडेशन लेटर लेंगे, यानी कि आप जहाँ से आपने बैचलर की है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ के जो प्रोफेसर हैं जिन्हें आप जानते हैं उनसे आप जो है वो रिकमेंडेशन लेटर लेंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, आपका जो थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट है वो आपने यहाँ से अटैच करना है। ठीक है, इस फॉर्म के साथ। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ़ अप्लीकेबल, अगर इन केस आप जॉब करते हैं तो वहाँ से भी आपको जो है वो एक रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत होगी, जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। ये भी ओरिजिनल और ये भी ओरिजिनल। ठीक है, आपके जो सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस नहीं होंगे। अब ये जो है वो एक तो आपका मार्कशीट फॉर्म हो गया, एक एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपका रिसर्च प्लान हो गया। ये कह रहे हैं कि अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए डिग्रीज़ की। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से, एक तो अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी जो है वो प्रीवियस आपकी ट्रांसक्रिप्ट अंडर ग्रेजुएट की। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि अप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड डिग्री प्रोग्राम एंड ग्रेजुएट स्कूल, तो उनको क्या ज़रूरी होगा, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फॉर बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि जो पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो मास्टर्स के और अपने बैचलर्स के दोनों के ट्रांसक्रिप्ट और उनकी जो है वो डिग्रीज वगैरह देंगे। यहाँ पर कह रहे हैं अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन और डिग्री सर्टिफिकेट एंड ऑफ यूनिवर्सिटी अटेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपने अपने applicants who have already graduated from the university undergraduate program has certificate of graduation from the undergraduate program। तो जो मास्टर के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे। ठीक है, बाकी जो पीएचडी के हैं वो बोथ अपने बैचलर्स और मास्टर की देंगे। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि रिक्वायर्ड हैं इनिशियल स्टेज पे। बेसिकली यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप लाहौर में टेस्ट और इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस एड्रेस पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। ठीक है, ये इनकी जो है वो टेलीफोन नंबर है, इनका फैक्स और ईमेल एड्रेस है। इन केस अगर आप कराची के हैं या बलूचिस्तान या कोयटा के हैं और आपको कराची
करीब पड़ता है तो आप ये जो है वो कराची की एड्रेस है, इस पे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। वंस आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं भी होते तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं मिलेंगे, तो ये आपने चीज़ ज़रूरी जहन में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो पहले एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है वो रिसर्च प्लान को डाउनलोड करेंगे, मार्कशीट को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, मार्कशीट को हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। मार्कशीट में अब क्या है कि ये आपकी है मार्कशीट, ये आपने प्रिंट निकलवाना है और यहाँ पर आपका फुल नेम आएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी फील्ड कौन सी है और रिसर्च आपका टॉपिक कौन सा है वो आपने यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना वो एटलीस्ट 80% मार्क्स होना लाजमी है आपकी लास्ट डिग्री में। अगर नहीं है तो आप इसमें नहीं कर सकते अप्लाई, 80% मार्क्स होना लाजमी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैट्रिक से लेकर इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, एमफिल। अब यहाँ पर कहाँ से किया आपने, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और कितने मार्क्स आपकी थी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 750 इंटू 1100, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपना परसेंटेज बताना है और यहाँ से टोटल मार्क्स आपने कितने ऑब्टेन किए वो आपने बताना है, ठीक है। इसी तरीके से हर एक का आपने जो है वो परसेंटेज और मार्क्स बता के ये आपने प्रिंट करवाना है और इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा है ये है हमारा रिसर्च प्लान। मैं आपको बताता हूँ कि रिसर्च प्लान ये है, ठीक है। रिसर्च प्लान आपने करना है डाउनलोड और ये भी आपने जो है वो फिल करना है और इसके साथ करना है अटैच। ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ें हैं तो काइंडली आप इनको मिस मत करें। रिसर्च प्लान या ये जो आपका ये मार्कशीट वाला सेक्शन है ये भी आपने इस फॉर्म के साथ ज़रूर अटैच करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप मिस करते हैं तो चांसेस हैं कि आपकी स्कॉलरशिप ये कैंसिल हो सके या आप जो है वो रिजेक्ट हो जाए। यहाँ पर ये पास पेपर्स हैं, सैम्पल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है, अपने एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर जापानीज़ एग्ज़ाम है, इंग्लिश एग्ज़ाम है और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो है वो आपको इनके एग्ज़ाम्स के सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से अपनी फील्ड के हवाले से जो है वो देख सकते हैं, सैम्पल पेपर्स हैं, आप अपनी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एप्लीकेशन गाइडलाइंस है जिसमें आपको पूरा कुछ गाइड किया गया है हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें मैंडेटरी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर अगेन आप जो है वो एक तफसीलन पोस्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें, मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरा आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, ये वाला फॉर्म, ठीक है, जिसमें आपके पास ये पूरी गाइडलाइंस है, हिस्ट्री ऑफ स्टडी, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस। तो हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल्ड में है, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम वापस चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फॉर्म को सही तरीके से फिल करना, ठीक है। तो ये इनका फॉर्म जो है वो हम कर लेते हैं डाउनलोड और यहाँ से जो है वो हम इनको ओपन करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इनका फॉर्म है। तो जी ये जो है वो मैक्स जापानीज़ का फॉर्म है जो कि हमने डाउनलोड किया था मैक्स जापानीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट से। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने कैसे फिल करना है और बहुत ही हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही स्लोली मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आप कहीं पर मिस्टेक ना करें, ठीक है। अब जैसे ही ये फॉर्म आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखें जैपनीज़ लैंग्वेज भी है और साथ में उनकी ट्रांसलेशन यानी कि इंग्लिश भी है। तो आपने ये नहीं सोचना कि फॉर्म मुझे समझ ही नहीं आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके जो आप टाइप करेंगे या जो भी राइट करेंगे ना वो आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। और जहाँ पर नंबर्स की बात आती है तो आपने अरेबिक न्यूमरल्स यूज़ करने हैं, यानी कि 0 1 2 3 4, ठीक है। और बाकी आपके जितने भी ईयर्स मेंशन होंगे वो आपने वेस्टर्न कैलेंडर को फॉलो करके लिखने होंगे। और आपके जो प्रॉपर नाउंस हैं वो आपने विदाउट एब्रीवेशंस लिखने हैं, ठीक है। बाकी आपकी ये जो पर्सनल डेटा वगैरह जो भी इसमें यूज़ हो रही है वो सिर्फ स्कॉलरशिप के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, बस यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका नाम पूछ रहे हैं और सॉरी आपकी सरनेम और आपका नाम, उसके बाद आपका मिडिल नेम।
अब ये चीज़ आप क्या करें कि यहाँ देखिए ये क्लियरली मेंशन है कि राइट योर नेम एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स ऑन योर पासपोर्ट। तो आपने पासपोर्ट अपना लेना है और उस पर जो नाम आपका लिखा हुआ है ना वही आपने लिखना है। जैसे मेरा सेकंड नेम कोई है नहीं, ठीक है, तो मैंने जस्ट मोहन लिखा है। तो आपकी सरनेम जो पासपोर्ट में लिखी हुई ना पहले वो सरनेम लिखें, उसके बाद गिवन नेम लिखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर आपकी चूज़ करें कि जेंडर क्या है, मेल या फीमेल है, तो आप अपनी जेंडर चूज़ करें अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका स्टेटस क्या है, कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, वो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। आपकी नेशनलिटी क्या है, आपने पूरा कुछ लिखना है। मैंने ये जस्ट रैंडम इन्फॉर्मेशन लिखी है ताकि आपको समझा सकूँ। आपने पूरी तरीके से मतलब कि ये जैसे मैंने PAK लिखा है ना, आपने पाकिस्तानी पूरा लिखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो 6 मंथ से पहले जो फ़ोटो है वो आपने मतलब 6 मंथ के बाद पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, फ्रेश फ़ोटो आपने यहाँ से पेस्ट करनी है। उसके बाद अगर आपके पास जैपनीज़ नेशनलिटी है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल नो करें। और डेट ऑफ बर्थ आपने इस तरीके से देनी है, ठीक है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, इस तरीके से आपने पहले येस बताने हैं, उसके बाद मंथ और उसके बाद आपने डेट बतानी है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि एप्लीकेंट जो है ना वो मस्ट हैव बोर्न ऑन अप्रैल आफ्टर अप्रैल टू 1989। तो 1989 से आप पहले जो है वो आपका बर्थ होनी चाहिए आपकी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो है वो करंट एड्रेस क्या है। यहाँ पर आपने अपनी पूरी एड्रेस लिखनी है और यहाँ पर अपना कंट्री। और यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ यू करंटली रिजाइड इन जापान व्हाट इज़ योर करंट वीज़ा स्टेटस। तो आपने यहाँ पर सिंपल NA लिखना है। और यहाँ पर ये देखें जो भी चीज़ें हैं ना ये साथ साथ आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो आपको नीचे समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। An applicant with permanent resident or long-term resident status must be changed his or her status to student if selected. Be aware that application for the original status after student accept status is expired may not be necessary। तो हम जो है वो जैपनीज़ की नहीं रख रहे हैं, मतलब कि रेजिडेंट अभी हमारे पास नहीं है, तो आप सिंपली NA करें। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि यूर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान। जब आप जापान के लिए डिपार्चर करेंगे तो क्या एड्रेस आपकी वही है या सेम होगी, या जो है वो आपका ये स्टेटस जो है वो ये आपका चेंज होगा। तो ये जेंटली आपने जो है ना वो यहाँ पर टिक लगाना है। अगर तो आपकी एड्रेस वही रहेगी जब तक आप जापान जाते हैं और जापान के वापस भी आती हैं, तो अगर आपकी एड्रेस वही है, आपकी करंट एड्रेस और आपकी जो है वो मेलिंग एड्रेस यानी कि जो यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो आप सेम एज अबव करें। अगर आपकी जापान जाने से पहले कहीं चेंज होती है, मतलब कि आप कहीं और जाते हैं, आपकी एड्रेस चेंज होती है, तो आप नीचे वाला बॉक्स है इसको टिक लगाएंगे। अदरवाइज़ आप सिंपल सेम एज अबव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये मेंशन भी कर रहे हैं, ठीक है, इफ़ द करंट एड्रेस विल बी चेंज एट द टाइम ऑफ लिविंग फ्रॉम योर कंट्री प्लीज़ चेक द बॉक्स ऑफ द अबव करंट एड्रेस विल बी चेंज एज फॉलोज, ठीक है, एंड स्पेसिफाई द न्यू एड्रेस इफ़ द करंट एड्रेस विल नॉट बी चेंज चेक द बॉक्स ऑफ सेम एज अबव। तो यहाँ पर वही करें कि अगर आप चेंज करेंगे तो आप सिंपल इस पे टिक करें, अगर यही रहेगी एड्रेस आपकी तो सिंपल सेम एज अबव करें। उसके बाद नीचे आए, यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ यूर यहाँ पर कह रहे हैं कि नेम ऑफ द जैपनीज डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यू विल अप्लाई फॉर वीज़ा इशुएंस। तो ये आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और यहाँ पर देखें, अब हम एक लिंक होगा मैं आपको बता देता हूँ ये वाला, ठीक है। इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर भी हमें जो है वो हमारी एम्बेसी डिप्लोमेटिक एम्बेसी का जो है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा सारा कुछ। हम नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखें ये रहा। अब ये पाकिस्तान का है, तो अब यहाँ पर देखें अगर तो आप कराची के हैं तो आप ये वाली एड्रेस फॉलो करें, और अगर आप इस्लामाबाद के हैं तो आप यहाँ ये वाली एड्रेस फॉलो करें, ठीक है, जिसमें इनकी ये पूरी एड्रेस है। और कंसुलेट का नाम कंसुलेट जनरल ऑफ जापान इन कराची, ये इनकी पूरी एड्रेस है, ठीक है, और ये इनका फ़ोन नंबर। तो मैंने यहाँ से सिंपल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया है। उनकी नंबर वगैरह ईमेल वगैरह यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है, सारी कुछ।
और उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर क्या कह रहा है कि हैव यू बीन अवार्डेड ए जापानीज गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप इन पास्ट। अगर आपको पास्ट में कोई मैक्स जापानीज स्कॉलरशिप मिली है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ इसको नो करें। अगर आप येस करते हैं तो अब जाहिर सी बात है ये इनके प्रोग्राम्स हैं, इनमें से ही कोई आपको स्कॉलरशिप मिली होगी। अल्दो आप येस करते हैं तो आपने यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम नंबर देना है और उसके बाद उसकी ड्यूरेशन बतानी है, टाइमलाइन उसका क्या था और कौन सी स्कूल थी, कहाँ पर आपने किया है, तो वो सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी होगी इन केस अगर आप येस करते हैं। अदरवाइज़ नो कर दें, इनको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आपने येस किया है ये वाला और आप अनश्योर हैं कि वेदर ये जो आपने प्रीवियस ये प्रोग्राम चूज़ किया था क्या ये मैक्स स्कॉलरशिप से कोरस्पॉन्ड्स था या नहीं, तो ये आप अपने डिप्लोमेटिक ऑफिस से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे आए, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेम चीज़ें हैं। तो अब ये अगर इफ़ यू मार्क 1 2 3 4 6 7 प्रोग्राफ अब हैव यू हैड एजुकेशनल वर्क एक्सपीरियंस एक्सीडिंग मोर देन 3 years फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। अगर तो आप यहाँ पर येस करते हैं, ये सारी डिटेल देते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो प्रीवियस स्कॉलरशिप ली थी उसके पहले मंथ से लेकर ये जो हमारी स्कॉलरशिप की पेमेंट मिलेगी इनके दरमियान आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तभी आप ये जो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे ये आपने नो ही किया होगा तो ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं हैं, सिंपल आप यहाँ पर नो कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं हम और यहाँ पर देखें टोटल पीरियड आपने बताना है। इन केस अगर आप ये चीज़ें बताते हैं तो ये हमने नो किया है, तो हम नीचे आते हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप including the program for which scholarship payment will begin in FY23, although their final selection results have not been decided yet, and the programs for which scholarship payments will begin in 2024, it is not allowed to apply for the Japanese government scholarship at the same time. अगर आप जो है वो किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं इस जापानीज स्कॉलरशिप के साथ, या आप ऐसा कह लें कि जब आपको ये स्कॉलरशिप अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप दूसरी कोई स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, ठीक है। उनकी पेमेंट आप नहीं ले सकते, तो ये आपने ज़रूर माइंड में रखना। यही कह रहे हैं आप सिंपल, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपल नो करें, अगर आप कर रहे हैं तो आप येस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं आर यू रिसीविंग और शेड्यूल्ड टू बी रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप फ्राम एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर दैन जापानीज गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर होम कंट्री टुगेदर विद मैक्स। अगर आप यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई ऐसी और स्कॉलरशिप शेड्यूल की हुई है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है इंक्लूडिंग मैक्स स्कॉलरशिप के साथ, अगर आपकी ये भी सिलेक्शन होती है तो आप सिंपल नो करें। अगर आप येस करते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप येस करेंगे तो आपको मैक्स स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ येस डू यू अंडरस्टैंड यू मस्ट कैंसिल अदर स्कॉलरशिप आफ्टर सेलेक्टेड फॉर मैक्स स्कॉलरशिप स्टूडेंट सिंस इट इज़ नॉट अलाउड टू रिसीव अदर स्कॉलरशिप टुगेदर। अगर आप पहले से कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं और आपकी इसमें भी सिलेक्शन हो जाती है तो आप यहाँ पर सिंपल येस करके अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जब आप इसमें सिलेक्शन हो जाए तो आप सिंपल बाकियों को विथड्रा कर दें और मैक्स स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करें। यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ़ यू रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर अदर स्कॉलरशिप प्लीज़ स्पेसिफाई द नेम ऑफ द स्पॉन्सर, स्कॉलरशिप पीरियड, स्कॉलरशिप अमाउंट, ठीक है। अगर और कोई स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके आप यहाँ पर नेम बता सकते हैं, स्पॉन्सर कौन है, स्कॉलरशिप का पीरियड क्या है और उसकी अमाउंट कितनी होगी वो आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे ये है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। ये आपने बहुत ही जेंटली केयरफुली जो है वो आपने पहले ये चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं अब हर चीज़ पढ़ूंगा तो ये हमारी वीडियो लंबी भी होगी, तो मैं चाहूँगा कि आप ये पहले इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद आप नीचे हम आएंगे और यहाँ पर देखें कह रहा है कि प्राइमरी को और नर्सरी को छोड़कर बाकी आपने मतलब मैट्रिक से शुरू करना है और आपकी जितनी भी एजुकेशन है वो आपने 1 by 1 देनी है।
और बहुत ही केयरफुली, ठीक है। जैसे स्कूल वगैरह, अब यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री स्कूल हमारी जो होती है वो मैट्रिक से आप शुरू करें। स्कूल का नाम, आपकी स्टेट या प्रोविंस का नाम, सिटी का नाम, और कहाँ से कहाँ तक आपने की है वो ईयर्स बताने हैं और मंथ बताने हैं, ठीक है। और पीरियड ऑफ शेड्यूलिंग अटेंडेड, कितने ईयर्स का था हमारा, जैसे मैट्रिक 2 साल का होता है तो जितने भी ईयर्स का था आपका वो आपने ईयर्स बताने हैं। स्टेटस क्या है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है वो आपने बताना है। और यहाँ पर सॉरी, डिग्री ऑब्टेन आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन, अगर आपने ऑब्टेन कर ली है तो आप यहाँ पर डेट बताएंगे। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डिग्री मुझे इस टाइम के दौरान मिलेगी तो वो आप एक्सपेक्टेड डेट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊपर मेंशन भी किया है कि आपने कैसे लिखना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे। अगर आपने एक्सपेक्टेड है कि मेरी जो है वो ग्रेजुएशन या जो है वो डिग्री नहीं आई है और एक्सपेक्टेड डेट ये है, तो वो आप यहाँ पर इस फॉर्मेट में देखें डेट बता सकते हैं, ठीक है। पहले आप ईयर्स बताएंगे, यहाँ पर ईयर्स, और यहाँ पर मंथ बताएंगे, सिंपल। इसी तरीके से आपने अपनी सेकेंड जो मिडिल स्कूल या जूनियर हाई स्कूल होती है उसकी आप जो है वो डिटेल देंगे। इसी तरीके से उनका प्रोविंस, उनका सिटी, कहाँ से कहाँ तक किया, और मंथ कौन सा था, ठीक है, और टोटल ईयर्स कितने थे, और कंप्लीटेड है या नहीं है, और आपने कब किया है वो आप यहाँ पर डेट बताएंगे, सिंपल। इसी तरीके से आप जो है वो अपनी हायर एजुकेशन का बताएंगे, और फिर अंडर ग्रेजुएट का, फिर ग्रेजुएट का, और फिर आपकी जो है वो अगर कोई और टर्शरी आपकी हायर एजुकेशन है ग्रेजुएट की, तो वो आप यहाँ पर 1 बाय 1 सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ कि अंडर ग्रेजुएट में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर, कहाँ से सिटी कौन सा था या टाउन प्रोविंस वगैरह कौन सा था, कहाँ से कहाँ तक आपने किया, टोटल ईयर्स आपके अंडर ग्रेजुएट के कितने थे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है 3 चीज़ें। अब यहाँ पर आपने इसमें टिक लगाना है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट है और अदर स्टेटस है, तो आप अगर ग्रेजुएटेड हैं तो आप सिंपल इस पे टिक लगाएं। अगर आप डेट मतलब एक्सपेक्टेड हैं कि आप कब करेंगे, मतलब आपकी अभी देर है, तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। मैं समझूंगा तो आपने कर ली होंगी, तो आप ऊपर लगाएंगे, और यहाँ पर जो है वो आप बैचलर्स के ऑप्शन पे टिक करेंगे। इसी तरीके से आप ग्रेजुएट का देंगे, और उसके बाद अगर कोई और आपकी टर्शरी हायर एजुकेशन है तो वो आप यहाँ पर देंगे, सिंपल। ये आपकी एजुकेशन देने का तरीक़ेकार था, बहुत सिंपल है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको समझ ना आए, तो सिंपल चीज़ें हैं। और आई होप कि मैंने जो जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ आपको क्लियरली समझ में आती होंगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि टोटल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अटेंडेड एज अप्रैल 1, 2024। अप्रैल 1 से मतलब 2024 तक आपकी जो टोटल ईयर्स है वो कितने बनते हैं स्कूलिंग अटेंड करने की, ठीक है। तो वो आपने टोटल ईयर्स आपके बताने हैं। और यहाँ पर नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडीड इन पास्ट बी डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक एज पॉसिबल। आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है, जो आपकी प्रीवियस स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में आपने थोड़ी बहुत डिटेल देनी है और स्पेसिफिक रहना है ना, ऐसा नहीं कि आपने जो है वो ज़्यादा लिख दिया। तो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत अपने स्पेशलाइजेशंस के बारे में आप बताएं। उसके बाद नीचे हम देखते हैं कि हैव यू एवर रिटन ए थीसिस। अगर आपने थीसिस लिखा है तो आप यस करेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखा तो नो लिखेंगे, नो पे टिक करेंगे। तो अगर यस करते हैं तो उसका आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट टाइटल्स और उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो आप अटैच करेंगे इसके साथ, अपने फॉर्म के साथ। अब यहाँ पर कोई और आपका सब्जेक्ट या बुक्स वगैरह या जो आपकी थीसिस वगैरह है जो कि ऑथर्ड बाय एप्लीकेंट है, ठीक है। इफ़ एनी द नेम, एड्रेस एंड पब्लिशर एंड द डेट ऑफ पब्लिशर। अब और कोई चीज़ अगर आपने पब्लिश वगैरह की है तो उसकी आप डेट वगैरह, एड्रेस और पब्लिशर का नाम वगैरह यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। जैसे आपका थीसिस हो गया, आपके बुक्स हो गए, या और कोई चीज़ जो आपने अपनी प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड में कहीं पर पब्लिश करवाई हो। यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूं, कह रहे हैं कि प्लीज़ मेक श्योर टू सबमिट द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस इन सेपरेट पेपर विथ योर नेम ऑन
इफ़ यू सेलेक्ट येस इन द अबोव एटम नंबर 13। तो आप अपना थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट इसके साथ अटैच करेंगे अलग पेज पर। द फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान, आप कौन सा कोर्स जापान में जो है वो सिलेक्ट करना चाहेंगे। नॉन डिग्री है या आपका मास्टर प्रोग्राम है या प्रोफेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम है या डॉक्टरल प्रोग्राम है, तो जो भी आपका है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैंने मास्टर डिग्री प्रोग्राम किया है, तो आप जो करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लीज़ बी श्योर टू चूज़ वन एज कोर्स यू प्लान टू फर्स्ट एनरोल इन जापान। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रिफर्ड मंथ ऑफ अराइवल इन जापान चूज़ वन, आप किस मंथ में जो है वो अराइव करेंगे। तो मैंने अप्रैल किया है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान अप टू कंप्लीशन ऑफ मास्टर डिग्री प्रोग्राम, कब तक आप जो है वो जापान में विश करते हैं कि स्टडी करें। अब यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि अप टू द कंप्लीशन ऑफ मास्टर डिग्री प्रोग्राम अप टू द कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो मैंने मास्टर चूज़ किया था ऊपर, तो मैंने यहाँ पर भी मास्टर टिक किया है। आप जो भी करते हैं वो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। डू यू करंटली हैव ए जॉब, अगर आपके पास करंटली जॉब है तो आप यस करके उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे। ठीक है, ये आपका एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड है जिसमें कह रहे हैं कि राइट टू मोस्ट रिसेंट एम्प्लॉयमेंट्स एक्सक्लूडिंग वॉलंटियर्स एंड पार्ट टाइम वर्क, आपके वॉलंटियर्स एक्टिविटी और आपके पार्ट टाइम वर्क के अलावा अगर कोई और आपकी 2 रिसेंट एम्प्लॉयमेंट्स हैं तो उनकी आप डिटेल दे सकते हैं। याद रहे वॉलंटियर या पार्ट टाइम जो आपका वर्क है उसके अलावा चीज़ें जो हैं वो आपने लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि उनका नाम ऑर्गेनाइजेशन का, उनकी लोकेशन और पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कितना था, कहाँ से कहाँ तक, पोजीशन आपकी क्या थी, उसमें आपका रोल क्या था, टाइप ऑफ वर्क किस टाइप का वर्क था वो आप बताएंगे। 2 बतानी है आपने। ठीक है, रिसेंट एम्प्लॉयमेंट्स एक्सक्लूडिंग फ्रॉम योर वॉलंटियर्स एंड पार्ट टाइम वर्क। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर है ना मोटिवेशन फॉर स्टडी इन जापान, प्लीज स्पेसिफाई योर मोटिवेशन इन द फॉलोइंग एटम्स। ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज a trigger for having an interest in जापान। यहाँ पर मैंने वैसे इसका लिख दिया है कि भाई जापान के लिए इंटरेस्ट किस बात से पैदा हुआ आपका। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखनी है अपनी मोटिवेशन। सीधी बात है, बस उनको कन्विंस करना है तो ज़्यादा आपको पता होगा कि मोटिवेशन क्या होती है, कैसे लिखनी है। और उसके बाद नीचे आते हैं हम, ये दूसरा आपका क्वेश्चन है जिसमें कह रहे हैं कि वाई डू यू चूज़ जापान एज ए डेस्टिनेशन टू स्टडी ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन। आपने जापान ही क्यों चूज़ किया है अपनी ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन को हासिल करने के लिए, क्यों जापान चूज़ किया आपने, वो आपने यहाँ पर रीज़न बताना है। और नीचे ये जो थर्ड आपका क्वेश्चन है ये है कि what kinds of things do you think you can contribute to Japan and your home country throughout your experience of studying in Japan। आपके जापान में स्टडी करने से आप जापान को क्या फ़ायदा देंगे और अपने कंट्री के लिए आप क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, वो आपने यहाँ पर तफसीलन आपने बताना है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर ये आपकी लैंग्वेज एबिलिटी है कि इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि जापानीज़ या इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज आपकी कितनी है वो आपने रेट करनी है। रेट किस तरह से करनी है कि यहाँ पर देखें 3 नंबर अगर आप यहाँ पर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये रीडिंग 3 करता हूँ और ये 3 करता हूँ और ये 3 करता हूँ, ये भी 3 करता हूँ, तो मतलब कि मेरी जापानीज़ लैंग्वेज एक्सीलेंट है। अगर मैं इंग्लिश पे 2 करता हूँ, 2 करता हूँ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो इट मीन्स कि मेरी जो इंग्लिश है वो गुड है। 1 पे फेयर है, 0 पे पुअर है और 3 पे एक्सीलेंट है। तो आपने सेल्फ रेट इस तरीके से करनी है अपनी लैंग्वेज। उसके बाद नीचे यहाँ पर कह रहे हैं कि जापानीज़ लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, लेवल कौन सा है, टोटल स्कोर आपका क्या था। ठीक है, और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास है यानी कि टॉफिल वगैरह, तो वो आप यहाँ पर उनके स्कोर वगैरह बताएंगे। ठीक है, क्योंकि टॉफिल ज़रूरी है यार, टॉफिल या आईएलटीएस वगैरह कर लें आप, क्योंकि ये बहुत सारी स्कॉलरशिप्स में जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अगर अभी के लिए नहीं तो फाइनल जब आपकी वीज़ा होगी तो आईएलटीएस रिक्वायर्ड ज़रूर होगा।
यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पैराग्राफ में, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर इसमें कह रहे हैं कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आप प्लान कर रहे हैं कि अपने फैमिली मेम्बर्स को ले हैं तो आप उनकी यहाँ पर डिटेल्स देंगे। लेकिन याद रहे ये पैराग्राफ अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि जो भी आप स्कॉलरशिप अगर आप सिलेक्ट होते हैं और उसके साथ आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स आप ले जाएंगे उन सब का खर्चा आप खुद बियर करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये जो मैक्स स्कॉलरशिप है वो सिर्फ आपका खर्चा जो है वो ना वो बियर करेगी, बाकी आपके खर्चे मतलब कि फैमिली के वो आप खुद करेंगे। तो ये सजेस्ट यही करते हैं कि पहले आप जो है वो अकेले जाएं वहाँ पर जो है वो अच्छी सी अकोमोडेशन ढूंढ लें, बाद में जो है वो अपने फैमिली मेम्बर्स आप मंगवा लें। तो फ़िलहाल के लिए आप इनको साथ मत ले जाएं इन केस अगर आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाती है तो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो अगर आप फिर भी आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अफोर्ड कर लूँगा तो आप जो है वो 1 बाय 1 जो भी आप साथ में ले जा रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स उनके हम नाम देंगे, उनके रिलेशन आपसे क्या है, उनकी एज और नेशनैलिटी क्या है, वो आप यहाँ पर उन मेंबर्स की डिटेल देंगे, सिंपल। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ एमरजेंसी, ये आपने अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार का देना है, कोई एमरजेंसी हो जाती है तो वो आपसे रब्ता कर सके, ठीक है। आप उनका नाम, उनका आपसे रिलेशन क्या है, उनकी करंट एड्रेस क्या है और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, और यहाँ पर जो है वो उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल एड्रेस। यहाँ पर कह रहे हैं कि पास्ट विजिट्स आर स्टेज इन जापान लिस्ट फ्रॉम योर मोस्ट रिसेंट विजिट्स। अगर आपने पास में जापान वगैरह गए हैं या आपकी मोस्ट रिसेंट जो विजिट्स हैं वो आप अगर गए हैं तो यहाँ पर मेंशन कर दें, वरना ये चीज़ें लीव कर दें, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पर ये लास्ट हमारा है कि यहाँ अपने अंडरटेक करना है और इस फॉर्म को करना है यहाँ से सेव, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो हमें प्रिंट वगैरह नहीं करना है, हम यहाँ पर ही फिल करना है सारा कुछ। ये देखें इसमें जो है ना जैसे आप लिखेंगे ना तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन आता जाएगा, आपने सिंपल सेव करते जाना है और फॉर्म को भेजना है अपनी ये वाली एड्रेस में, आपको बता देता हूँ कहाँ गई। देखिए अब अगर तो आप कराची है के हैं तो आप यहाँ पर इस एड्रेस पे फॉर्म अपने भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस था मैक्स जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का मैं आंसर करूँ।